प्रिय अभ्यर्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुलाई माह के तीसरे सप्ताह की समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो तीसरे सप्ताह की समसामयिकी घटनाएं हैं, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल और छत्तीसगढ़ तीनों के बारे में देखेंगे। आइए पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में 2 क्षेत्र से 4 घटनाएं महत्वपूर्ण रही। एक है आपका खेल के क्षेत्र से, 3 खेल के परिणाम आए। पहला आपका विंबलडन 2024, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा यूरो कप 2024, इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा कोपा कप 2024, इसके बारे में जानेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो राजनीति के क्षेत्र से है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका केपी शर्मा ओली जी, तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे। इसके बाद अगर हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें तो एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 12 जुलाई 2024 को SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 ये जारी किया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद छत्तीसगढ़ से कुछ 3 प्रमुख घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक, छत्तीसगढ़ को आपका स्पार्क अवार्ड मिला है, तो ये क्या है हम इसको जानेंगे। दूसरा, खेल के क्षेत्र से तो छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है, इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा, नियुक्ति अपॉइंटमेंट के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बन सकते हैं श्री अरुण देव गौतम जी, तो इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनको विस्तार से। और सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, और इसमें सबसे पहले खेल के क्षेत्र से हम देखेंगे विंबलडन 2024 के बारे में। तो सबसे पहले विंबलडन क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, विंबलडन एक लॉन टेनिस प्रतियोगिता है, लॉन टेनिस का खेल है। जैसा कि हम जानते हैं, जब टेनिस बॉल को रैकेट से मार करके खेला जाए तो ये टेनिस कहलाता है, और इसको लॉन में मतलब छोटे से मैदान में खेला जाता है, इसलिए इसको लॉन टेनिस कहा जाता है। विंबलडन जो है ये ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। देखें, विश्व भर में लॉन टेनिस की 4 सर्वोच्च प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, 4 सर्वोच्च खेल होते हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन चारों प्रतियोगिताओं को एक साथ मिलाकर के ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इस प्रकार जो विंबलडन है वो भी ग्रैंड स्लैम का ही एक हिस्सा है। ये जो चारों प्रतियोगिताएं होती हैं ये एक कैलेंडर ईयर में आयोजित होती हैं। अगर कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर ईयर में ही ये चारों प्रतियोगिताएं जीत लेता है तो उसको कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और अगर वो अगले 2 कंसेक्यूटिव ईयर से, मतलब 2 इस बार जीता, 1 इस बार जीता, 3 अगले बार जीत गया, अगर इस तरीके से 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जीतता है तो उसको नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे करियर के दौरान इन चारों खेल को अलग अलग समय पर जीतता है तो उसको करियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो इस तरीके से विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है। अगर हम देखें, शुरुआत की बात देखें तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत होती है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होगा, जनवरी माह के अंतिम सप्ताह और फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई जून महीने में होगा। उसके बाद विंबलडन होता है जो कि इंग्लैंड में आयोजित होता है, और यह आपका जुलाई माह में आयोजित होगा। इसके बाद से यूएस ओपन होता है जो कि अगस्त माह में आयोजित होता है। तो इस तरीके से ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि चारों ग्रैंड स्लैम एक साथ शुरू हुए हैं, बल्कि ये अलग अलग समय पर शुरू हुए। सबसे पहले विंबलडन की शुरुआत हुई 1877 में। उसके बाद से यूएस ओपन आया 1881 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन आया 1905 में, और सबसे लास्ट में आया फ्रेंच ओपन 1925 में। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर इनकी शुरुआत हुई। पहला विंबलडन है 1877, और लेटेस्ट जो है आपका सबसे लास्ट में आने वाला फ्रेंच ओपन है 1925 का। ये जो लॉन टेनिस के खेल है ये चारों प्रतियोगिताएं अलग अलग प्रकार के मैदान पर खेली जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, मतलब कंक्रीट सतह पर, सीमेंटेड सतह आप इस तरीके से मान लें। और इनका कलर अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का कलर ब्लू और ग्रीन मिक्स होता है, और जो यूएस ओपन होता है पहले ग्रीन होता था, अब ब्लू कोर्ट होता है इसके लिए। इसके बाद अगर हम फ्रेंच ओपन देखें तो ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, और लाल मिट्टी का मैदान होता है। इस तरीके से इसके कोर्ट का जो कलर है वो लाल होता है। इसके बाद से अगर हम विंबलडन देखें तो विंबलडन घास के मैदान पर, ग्रासलैंड पर खेला जाता है। घास है यानी हरा रंग तो होगा, लेकिन हल्का हरा और पर्पल, मतलब जैसे सूखी हुई घास हो जाती है उस तरीके का इसका कलर होता है, मतलब ग्रीनिश पर्पल कलर इसका होगा। तो ये प्रतियोगिताएं जो है खेली जाती हैं। इसी कड़ी में विंबलडन 2024
जो है वो खेला गया और विंबलडन 2024 के कुछ परिणाम निकल कर के आए जो हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जो मैं परिणाम बताने जा रहा हूं उसमें आप 3 चीजों पर फोकस कीजिएगा। एक, खिलाड़ी का नाम, दूसरा उसका खेल, तो याद रहेगा ये लॉन टेनिस का खेल है, और तीसरा उसका देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जोड़ी मिलाने के लिए भी दे देता है। जैसे सबसे पहले देखें, जो विंबलडन 2024 में मेंस सिंगल के जो विजेता हैं, पुरुष एकल इंडिविजुअल के जो विजेता है वो है आपका कार्लोस अल्काजार, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और याद रखें ये इनका चौथा लगातार ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद से अगर हम देखें महिला एकल में, वुमेन सिंगल में, तो वुमेन सिंगल जीता है इसको बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद से तीसरा अगर हम देखें तो मेंस डबल्स में अगर हम जाते हैं, पुरुष युगल में, तो मेंस डबल्स में हेनरी और हैरी जो है आपका ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं और हैरी जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। अगर हम महिला युगल में जाएंगे तो महिला युगल में कैटरीना सिनाकोवा और टेलर टाउसेंड, ये 2 खिलाड़ियों ने जीता है। तो कैटरीना सिनाकोवा जो है ये चेक रिपब्लिक की है और जो टेलर टाउसेंड है ये अमेरिका की है। और इसके बाद में अगर हम मिक्स डबल्स को देखें तो मिक्स डबल्स में जेलेंस्की जो पोलैंड के हैं और दूसरा सेह सू जो कि ताइवान की है, ये दोनों ने मिश्रित का खिताब जीता और ये परिणाम रहा आपका विंबलडन 2024 का, जो आपको याद रखना चाहिए। अब अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें तो अभी तक अगर हम देखें तो भारत को 33 ग्रैंड स्लैम मिले हैं, मतलब 33 ग्रैंड स्लैम भारत की भी झोली में आए हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्रैंड स्लैम भारत के लिए जीता था महेश भूपति ने 1997 में, और जो 33वां है, जो लेटेस्ट है, वो इसी वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है रोहन बोपन्ना ने। हालांकि ये मिक्स डबल्स था, तो इस तरीके से 33 ग्रैंड स्लैम भारत को भी मिले हैं। इसमें से सानिया मिर्जा भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता और ये कारनामा उन्होंने 2015 में किया था। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो जीतने का रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम को जीतने का, वो है आपका नोवाक जोकोविच का। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इनके बाद आते हैं आपका राफेल नडाल जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 22 बार जीता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये इस तरीके से आपका ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता होती है। विंबलडन के बारे में हमको इतना जानना चाहिए था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे घटनाक्रम पर चलते हैं। दूसरा है आपका यूरो कप 2024। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यूरो कप जो है ये एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है। फुटबॉल की प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे देश जो है भाग लेते हैं। नाम से स्पष्ट है यूरो, तो याद रखें यूरो मतलब ये यूरोपियन महाद्वीप के जितने भी देश होते हैं इसमें मिल करके ये खेल खेलते हैं फुटबॉल का। यूरो कप को फुटबॉल के विश्व कप, जिसको फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसके बाद दूसरी सर्वोच्च प्रतियोगिता कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1971 से हुई। जो यूरो कप है इसकी शुरुआत 1971 से हुई है और हर 4 साल में इसको खेला जाता है, हर 4 साल में होगा। जो यूरो कप 2024 है इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें जॉर्जिया जो है वो पहली बार भाग लिया था और इसके विजेता बने आपका स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप जीता। और याद रखें ये स्पेन का चौथा टाइटल था। तो यूरो कप के बारे में इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं कोपा कप के बारे में। देखें कोपा कप 2024 ये भी फुटबॉल की ही प्रतियोगिता है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो देश होते हैं वो मिल करके खेलते हैं। जो कोपा कप होता है, कोपा कप ये भी 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसमें कुल 16 टीमें जो है वो भाग लेती हैं, 16 टीमें। और कोपा कप 2024 का आयोजन अमेरिका में करवाया गया था। तो इस तरीके से कोपा कप होता है और कोपा कप का ये 48वां संस्करण था, 48th है ना। 1916 से कोपा कप की शुरुआत हुई है और ये 48वां संस्करण था उसका। और ये जो कोपा कप है इसको जीता है आपका अर्जेंटीना ने। और याद रखें अर्जेंटीना का ये 16वां टाइटल है। तो ये कोपा कप के बारे में आपको इतना याद रखना चाहिए था। इसके बाद चौथी घटना पर आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में से, जो कि राजनीति के क्षेत्र से आ रही है। याद रखें कि नेपाल के 38वें प्रधानमंत्री बने हैं श्री केपी शर्मा ओली जी।
केपी शर्मा ओली जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता हैं, जो कि अभी 38वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है आपका 15 जुलाई 2024 से। तो ये थे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इनके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, है ना, नेशनल करंट अफेयर्स, हमारे देश की घटना के बारे में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका SDG इंडिया इंडेक्स 2024। महत्वपूर्ण क्यों है? तो याद रखें इसको कि 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखें, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम शॉर्ट में SDG कहते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, उनको यह कहा गया कि वो 2030 तक इन 17 विकास के जो लक्ष्य हैं, सतत विकास के लक्ष्य, उनको प्राप्त करें। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि 2047 तक वो भारत को विकसित राष्ट्र बना करके रहेंगे। इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 तय किए गए और विकसित भारत बनाने के दौरान, या भारत कितना विकसित भारत की ओर अग्रसर है, इसका आकलन करने के लिए एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट विकसित किया गया है, एक टूल्स बनाया गया है, जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। ये एक टूल है। इस इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग इस इंडेक्स को बनाती है। इसके अंतर्गत जो SDG गोल्स हैं, जो 17 लक्ष्य हैं, उन 17 लक्ष्यों में से 16 लक्ष्यों और 113 अन्य संकेतकों, पैरामीटर्स के आधार पर जो नीति आयोग है वो 0 से 100 तक के अंक प्रदान करती है, जिसको SDG स्कोर कहा जाता है। 0 से 100 तक के अंक। और ये 0 से 100 तक के अंक के आधार पर देश के राज्यों को बांटा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में कि उनका विकास कैसे हुआ। और कैसे बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे एक 0 to 49, अगर 0 से 49 के बीच में अगर किसी राज्य का स्कोर आ रहा है तो वो एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी राज्य कहलाएंगे। अगर 50 to 64, 50 से 64 के बीच में आ रहा है तो उनको परफॉर्मर स्टेट्स या निष्पादक राज्य कहा जाएगा। अगर 65 से 99 के बीच में आ रहा है तो उन्हें फ्रंट रनर या अग्रणी राज्य कहा जाएगा। और अगर 100 आता है तो फिर उनको अचीवर कहा जाएगा। और इसी के आधार पर देखा जाता है कि कोई राज्य या भारत में सतत विकास लक्ष्यों की ओर हम आगे कितना बढ़ रहे हैं, हम विकसित भारत की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर तय किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं, लेकिन जब आकलन करना होता है तो हम 16 सतत विकास के लक्ष्यों को ही लेते हैं। जो हम एक सतत विकास लक्ष्य को शामिल नहीं करते वो है आपका सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 14, जिसमें जीवन मतलब जल के नीचे जीवन यापन के बारे में बताया गया है ना, यानी जलीय जीवों के बारे में बताया गया, पारितंत्र की बात है इसमें। तो ये तो केवल 9 तटीय राज्य जो है भारत के, 9 कोस्टल स्टेट्स है, उन्हीं के संदर्भ में कार्य करेगा, संपूर्ण भारत के लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए इसको SDG इंडिया इंडेक्स से बाहर रखा जाता है। और 16 लक्ष्यों के आधार पर और 113 पैरामीटर संकेतकों के आधार पर फिर नीति आयोग जो है ये जारी करती है। याद रखें, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स को जारी करना 2018 से शुरू किया। 2018-19 पहला इंडेक्स था, 2019-20 दूसरा इंडेक्स था, 2020-21 तीसरा इंडेक्स था और अब 2023-24 में जारी किया गया है ये चौथा SDG इंडिया इंडेक्स है। और अब इसकी प्रमुख बातें अगर हम देखें, SDG इंडिया एक्स 23-24 की अगर हम प्रमुख बातें देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का SDG स्कोर, जो समग्र SDG स्कोर है, मतलब सभी 16 लक्ष्यों को मिलाकर के और 113 पैरामीटर्स के आधार पर अगर भारत का लक्ष्य देखें तो वो हो गया है, भारत का स्कोर देखें तो वो हो गया 71। इसको याद रखेंगे, भारत का स्कोर हो गया 71। और याद रखें कि ये चौथी रिपोर्ट है, 2018, 19, 20 ये 3 बार रिपोर्ट आई। तो 18 में 57 स्कोर था, 57, 19 में 60 स्कोर था और 2020-21 में ये 66 था, जो कि अब बढ़कर के 71 हो गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है भारत का।
अब अगर हम राज्यों की बात करें तो देखिए, अगर राज्यों का स्कोर अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा स्कोर यानी प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्कोर है 79। दूसरे नंबर पर है केरल। केरल भी 79 है, लेकिन अगर पिछले रिपोर्ट के मुकाबले देखें तो उत्तराखंड 7 स्कोर आगे बढ़ा है, इसलिए उसको प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर केरल को रखेंगे क्योंकि उसका 4 स्कोर आगे बढ़ा है, और तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु जो इसका स्कोर है 78। तो उत्तराखंड, केरल 79 और आपका जो तमिलनाडु है वो 78 में जाएगा। अगर हम बॉटम 3 मतलब सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कम स्कोर वाला राज्य अगर हम देखेंगे तो सबसे कम स्कोर वाला राज्य बिहार, 57 स्कोर है उसका। उसके बाद से आपका झारखंड 62 है स्कोर। उसके बाद से 63 नागालैंड है और 64 पर मेघालय। ये 4 बॉटम के स्टेट्स हैं जिनके कम रहे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बाइफर्केशन बताया, तो अगर 0 से 49 तक है तो उसको एस्पिरेशनल स्टेट्स यानी आकांक्षी राज्य कहा जाता है। 2023-24 की रिपोर्ट जो है इसमें भारत का कोई भी राज्य एस्पिरेशनल नहीं है, ठीक। और दूसरा, किसी भी राज्य को 100 नहीं मिला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड 1 नंबर पर है, केरल, और इनको मिला है 79, यानी कोई भी राज्य 100 नहीं पाया। इसका मतलब एस्पिरेशनल और अचीवर कोई भी स्टेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अगर टोटल 36 को लेंगे तो इन 36 में से कुछ परफॉर्मर हो सकते हैं, मतलब जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है, और कुछ जो है इसमें आपका फ्रंट रनर होंगे यानी अग्रणी राज्य होंगे जिनका स्कोर 65 से लेकर के आपका 99 के बीच में है। तो आप देखें टोटल 36 जब हम बात करते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें से जो 4 राज्य केवल ऐसे हैं जो आपका परफॉर्मर स्टेट्स में आते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, बिहार नंबर 1 57 स्कोर के साथ में, दूसरा झारखंड नंबर 2 62 स्कोर के साथ में, और 63 स्कोर के साथ में आपका नागालैंड और मेघालय। ये 4। इसके बाद जितने भी राज्य हैं, 22 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 30 के 30 ये आपका फ्रंट रनर के अंतर्गत आते हैं, यानी अग्रणी राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक। याद रखें, अगर इसी में हम बात करें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का एसडीजी स्कोर है 67, है ना, 67 एसडीजी स्कोर है। इस तरीके से अगर 28 राज्यों में अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ 21वें स्थान पर है, 21st स्टेट है। इसके बाद जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से केवल 4 परफॉर्मर हैं और बाकी 32 जो है आपका फ्रंट लाइनर है। याद रखें, जो पिछली रिपोर्ट थी 2020-21 की, उसमें केवल 22 राज्य ही आपका फ्रंट लाइनर थे या फ्रंट रनर थे, जबकि इस बार 32 हो गए, यानी 10 राज्य नए जुड़े हैं। तो ये 10 राज्य आपको याद रखना है, इसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं देखें। अगर हम पूर्व में देखें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 2, पश्चिम में अगर हम देखें तो राजस्थान और दमन दीव दादर नागर हवेली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4। अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश, और मध्य में देखें तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हो गए 7। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका मणिपुर, ये 3 जो होंगे ये हो गए आपका 10 नए राज्य, मतलब 10 हो जाएंगे। इस तरीके से 10 नए राज्य जो है इसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करें, जो 16 सतत विकास लक्ष्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन सा एस्पिरेशनल है, कौन सा परफॉर्मर है और कौन सा फ्रंट रनर है, तो अगर इसमें हम देखें तो केवल एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, ये जिसमें लैंगिक समानता की बात कही गई है, ये केवल एस्पिरेशनल स्टेज में 49% है ना, ये सबसे कम है, मतलब अगर आप मान सकते हैं। इसके बाद से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, 4, 9, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है भूखमरी का अंत करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है वो आपका गुणवत्तापरक शिक्षा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 ये जो है आपका ये उद्योग एवं नवाचार लाने की बात करता है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन की। ये जो है आपका परफॉर्मर स्टेज में है। कैसे? जो एसडीजी 2 है उसका स्कोर आया आपका 52, जबकि एसडीजी 4 और जो 9 है उसका स्कोर आया है आपका 61। तो इस तरीके से ये बस जो है आपका परफॉर्मर में है। इसका मतलब एक एसडीजी 5 आपका एस्पिरेशनल स्टेज में,
3 SDG 249 जो है आपका ये परफॉर्मर स्टेज में, और बाकी जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सब आते हैं आपका फ्रंट लाइनर में या फ्रंट रनर में, यानी इसमें अच्छा खासा विकास हुआ है। सबसे अच्छा स्कोर अगर हम देखें तो वो है आपका SDG 7 सस्टेनेबल गोल नंबर 7। ये सबसे अच्छा है जिसमें एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है ना, मतलब प्राप्त करने योग्य एवं शुद्ध ऊर्जा की बात कही गई है। यह सबसे बेहतर, इसका स्कोर 96 है। इसके बाद से सेकंड नंबर पर आता है आपका SDG 6 जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता की बात की गई है। इसका जो स्कोर आया है वो है 89। तो इस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है वो जारी किया गया, और इसमें इतनी महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान रखना था। यह राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसके बाद से चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाओं में। तो छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाओं में सबसे पहले आपका सम्मान से देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नगरीय निकाय हैं और छत्तीसगढ़ का जो सूडा है SUDA, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब शहरी विकास अभिकरण जो है छत्तीसगढ़ राज्य का, इसको भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्पार्क पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो सबसे पहले स्पार्क पुरस्कार क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, स्पार्क पुरस्कार, स्पार्क अवार्ड, स्पार्क स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड कहते हैं इसको। यह अवार्ड जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चलाया जा रहा है उसमें बेहतर परफॉर्म करने वाले राज्यों और उनके नगरीय निकायों को दिया जाता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह क्या है, तो याद रखें इसको 24 सितंबर 2013 को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य है कि लोगों की आजीविकाओं में वृद्धि करना, शहरी क्षेत्रों का विकास करना, उनको रहने योग्य आवास उपलब्ध करवाना, और इसमें बेहतर कार्य करने वाले जो नगरीय निकाय होते हैं और जो संस्थाएं होती हैं जो गृह निर्माण में लगी हुई होती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, और उसी पुरस्कार को हम स्पार्क अवार्ड कहते हैं। याद रखें 2024 का स्पार्क अवार्ड छत्तीसगढ़ से 5 क्षेत्रों को मिला है। एक छत्तीसगढ़ के अभिकरण को जिसका नाम है सूडा, है ना, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, इसको मिला, और 4 नगरीय निकायों को मिला है, जिसमें से अगर हमको याद करना हो तो हम इसको बॉम्बे हावड़ा रूट को देखें। अगर हम मतलब अगर छत्तीसगढ़ से देखें, अगर हम दुर्ग से लेकर के कोलकाता की ओर जा रहे हैं तो जो 4 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे उसको पकड़िए आप। सबसे पहले भाटापारा नगरीय निकाय को मिला है। भाटापारा के बाद बिलासपुर नगरीय निकाय को मिला है। उसके बाद से चांपा, और चांपा के बाद में रायगढ़। इन 4 नगरीय निकायों और सूडा को मिला है, जिसमें से बिलासपुर और रायगढ़ जो है आपका नगर निगम है, जबकि जो भाटापारा और चांपा है ये आपका नगर पालिका परिषद है। तो इनको ये अवार्ड मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण था, आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो अगला खबर है, अगली जो घटना है वो है आपका खेलो छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। देखिए, पिछली सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में हरेली के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाया जाता था। हालांकि खेल की शुरुआत तो हो गई, लेकिन खेल को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए अधोसंरचना की आवश्यकता होती है। इसलिए नवगठित सरकार ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की घोषणा किया है, और इन्होंने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़ खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला और ब्लॉक लेवल पर, जिला और विकास खंड स्तर पर खेल के मैदान यानी अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा, और इस आधार से पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। याद रखें कि जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया उसमें छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। तो कुल मिलाकर के यहां से आपको यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अब बंद किया जा रहा है, उसकी जगह पर खेलो छत्तीसगढ़
खेल प्रारंभ होगा जिसमें पारंपरिक खेल होंगे और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। याद रखें, ये जो संपूर्ण जानकारी है वो छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी द्वारा दी गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद से जो अगली घटना है वो है आपका नियुक्ति, अपॉइंटमेंट के क्षेत्र से। याद रखें, श्री अरुण देव गौतम जी को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 12 महानिदेशक हुए, जिसमें सबसे पहले जो इसके इनॉग्रल होल्डर थे वो थे श्री SM शुक्ला जी। तो ये था आपका इस सप्ताह की घटनाएं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसको प्रॉपर पेन पेपर लेकर के नोट डाउन कीजिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं उसका PDF विथ MCQ भी मेरे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। आप उसको देख सकते हैं और उससे अपने क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और ऐसे ही घटनाक्रमों के साथ, ऐसे ही समसामयिक घटनाओं के साथ नए नए मुद्दों को लेकर के मैं आपके समक्ष फिर से एक बार उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।